So 19th question, 50 gram of oxygen at normal temperature pressure is compressed adiabatically to a pressure of 5 atmosphere. मतलब प्रेशर और टेम्परेचर की बात की गई है और एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो वर्क डन ऑन द गैस इफ गामा इज 1.4, R is 8.31. Easy है. You should know what is the relation for temperature and pressure for an adiabatic process. हमने पहले भी लिखा है कि P समथिंग समथिंग, वो क्या समथिंग समथिंग था वो आपको पता होना चाहिए. You should know what was that TP something something. तो T raised to gamma P raised to gamma minus 1 equal to constant होता है. सबसे पहले ये बताना चाहिए. दूसरा आपको बताना चाहिए वर्क डन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज gamma r अपॉन gamma minus 1 T1 minus T2, या तो फिर 1 minus gamma नीचे लिखोगे तो T2 minus T1. दैट इज these two formulas you will need because वर्क डन निकालना है और आपको T2 और T1 चाहिए. आपको T1 तो दिया है, उन्होंने बोला है T1 इज नॉर्मल एनटीपी मतलब 273 केल्विन है और P इज 1 एटमॉस्फेयर. तो आपको दिया क्या क्या पहले देख लो. एनटीपी बोला है इसलिए 273 केल्विन आ गया T1, P1 आ गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P2 आपको बोला है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर आप T2 निकालोगे तो वर्क डन निकाल पाओगे. तो T2 कैसे फाइंड करेंगे विद दिस रिलेशन. सो T1 रेज टू गामा P1 रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 रेज टू गामा P2 रेज टू गामा माइनस 1. तो यहाँ से हमको T2 मिल जाएगा. बट बिफोर डूइंग दिस, ओके, सो T2 बाई T1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 वो रेज टू गामा माइनस 1 और यहाँ पर रेज टू गामा है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ T2 बाई T1 इक्वल टू P1 बाई P2 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा. गुड इनफ. तो T2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 आपको पता है P1 इज 1 और P2 इज 5, तो पता ही है हम लोगों को वो. तो so we can just do that. Okay, so 1 by 5 times raised to gamma minus 1. gamma की वैल्यू भी दी है 1.4 minus 1 upon 1.4 minus 1 है वो 1. वापस ये हो क्या रहा है 1.4 minus 1 upon 1.4 into T1. एक बार अच्छे से देख लेते हैं. और T2 will be P1 by P2 raised to gamma minus 1, T2 by T1 raised to gamma इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना चाहिए. दैट इज करेक्ट, आना चाहिए. तो यहाँ से आपको T2 मिल जाएगा. यू विल फाइंड T2 वॉट एवर इट इज, यू जस्ट फाइंड आउट. तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा सॉल्विंग पुटिंग वैल्यूज ऑफ T1 की वैल्यू हमारे पास 273 है. यू विल फाइंड आउट व्हाट इज T2. you will have to do it, you will have to find out what is T2 and check for the calculations. Okay, then work done is very simple. Okay, basically work done is not gamma, it is R upon gamma minus 1 T1 minus T2. that is the formula for work done in an adiabatic process. यहाँ पे n लिखना चाहिए मैंने. why n? because number of moles. okay, that is not gamma, that is n, right? तो number of moles कैसे निकालते हो आपको पता होना चाहिए. How do you find out number of moles? small m upon capital M. तो वर्क डन के जो फॉर्मूले में हम लोगों ने n लिखा है वहां पे जस्ट अ मिनट, नहीं हो रहा है, समथिंग इज वेंट रॉन्ग. एनीवेज, तो वर्क डन में हमने जो लिखा है n r gamma minus 1 T1 minus T2. तो यहाँ पे n number of moles will be small m by capital M R upon gamma minus 1 T1 minus T2. So you have to do all this calculation. Substitute small m is 50 gram और ऑक्सीजन बोला है तो ऑक्सीजन के लिए कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है. तो 50 by 32 R की वैल्यू, गामा की वैल्यू, T1 की वैल्यू एंड T2 की वैल्यू. both of these things you have to find it out and you will get the required answer for work done. ये आपको खुद को करना है कैलकुलेशंस. गुड. सो इजी था. वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और T रेज टू गामा P रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट पता होना चाहिए फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, the fall in temperature of helium gas initially at 20 degrees Celsius
तो initially is at 20 degrees Celsius, so 293 Kelvin. When it suddenly expands to 8 times its original volume, तो V2 is 8 times of V1 और gamma आपको दिया है 5/3. सडन एक्सपांशन मतलब एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है. एडियाबैटिक एक्सपांशन की आपको पता होना चाहिए TV रेज टू गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है. तो आपके पास वैल्यूज ऑलरेडी है T1 के. आपको पूछा क्या है? फाइनल टेम्परेचर. तो फॉल इन टेम्परेचर पूछा है. हाँ, तो फॉल इन टेम्परेचर याद रखना, कैलकुलेशन कर लो, देन समझेगा आपको. T1 V1 raised to gamma minus 1 equal to T2 V2 raised to gamma minus 1. We are interested in finding out T2. So T2 is V1 by V2 raised to gamma minus 1 times of T1. So V1 by V2, you already know from here, it is 1 by 8. V1 by V2 is 1 by 8. So 1 by 8 raised to gamma minus 1. Gamma is 5/3 minus 1, and T1 you already know it is 293. So you just have to solve this. So 5/3 minus 1 is 2/3, right? So 2/3, 1/8 raised to 2/3 पता होना चाहिए. 2 का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 293/4 आएगा. तो 293/4 आंसर आएगा. तो दैट कैलकुलेशन यू हैव टू डू. इट इज अराउंड 73.25 केल्विन. तो the question was really simple. All you had to do is just use TV raised to gamma equal to constant, because this process is a sudden expansion which is an adiabatic process. तो adiabatic process है ये, इसलिए यहाँ पे calculations, I mean the problem is very simple. Next. Oh, like 1 mole of ideal gas expands adiabatically at constant pressure such that temperature is inversely proportional to volume. The value of adiabatic constant of a gas. अभी adiabatic constant मतलब क्या बता देता हूँ मैं आपको. तो adiabatic constant जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, we'll see what it is. तो if you remember PV raised to gamma equal to constant ऐसा लिखते थे हम लोग. हमको पता है कि आइडियल गैस है, therefore PV is equal to nRT है for आइडियल गैस, और 1 मोल दिया है, तो फॉर 1 मोल n इक्वल टू 1, तो PV इज इक्वल टू RT है. मैं सॉल्यूशन पूरा सिर्फ लिख रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स. एक्चुअली ओरली होना चाहिए. RT/V, तो P की जगह पे RT/V सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो देयरफॉर RT/V V रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमको पता है ऑलरेडी. वैसे हमने पहले भी सॉल्व किया है. तो अगर आपको याद होगा, ये सब आपको नहीं करनी, हमको करना नहीं है सब, मैं बता रहा हूँ. हमको ऑलरेडी पता है TV रेज टू गामा माइनस 1 आएगा, ये सब सॉल्व करने का इक्वल टू कांस्टेंट. अभी पिछले एग्जांपल में यूज किया, तो मैं एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करूंगा. So what I know is for adiabatic process TV raised to gamma minus 1 is constant. Good, right? मतलब क्या? T is proportional to 1/V raised to gamma minus 1. Simple. But what is given? But given T is proportional to 1/V raised to half, क्योंकि अंडर रूट है, राइट? तो अंडर रूट है तो हाफ आएगा यहाँ पे. फिर कंपेयर करोगे, जस्ट कंपेयर करोगे. हाँ, कंपेयर करोगे तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन से. ये ओरल क्वेश्चन कैसे आता था मैं नेक्स्ट स्टेप में. गामा माइनस 1 की वैल्यू हाफ आनी चाहिए जस्ट बाय कंपेयरिंग. तो गामा की वैल्यू हाफ प्लस 1 आनी चाहिए, मतलब 3/2 आनी चाहिए. या तो 3/2 जो होता है 1.5 होता है. तो ये जो एडियाबैटिक कांस्टेंट बोल रहा जा रहा है ऑफ गैस, दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ गामा. मुझे इतना ही बताना था. अब क्वेश्चन ओरली कैसे सॉल्व होगा? ओरली होगा. कैसे सॉल्व होगा? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये रेड बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ. ओरली कैसे सॉल्व होगा? व्हाट आई नो इज TV raised to gamma minus 1 equal to constant for an adiabatic process. मतलब T is proportional to V raised to gamma minus 1, right? And given is T is proportional to V raised to half. ये given था. मैं ओरली कर रहा हूँ ये सब. तो gamma minus 1 equal to half आ गया. कंपेयर किया तो gamma is 3/2
और 3/2 जो होता है वो 1.5 होता है। ओरली ये क्वेश्चन हो गया था आपका खत्म। तो यू डोंट हैव टू डू anything, it's just oral question. Acha, t is proportional to v raised to half according to the given question, but I know t is proportional to 1 upon v raised to gamma minus 1, so gamma minus 1 should be equal to half, so gamma should be equal to 3/2, which is 1.5. Simple. Next question. Okay, before we go to next question, I need to explain what is Carnot's engine. So just a minute, I need to open another whiteboard to explain you what is Carnot's engine. Right. तो कार्नोट्स इंजन के लिए पहले मैं एक सेटअप बता देता हूँ आपको। We have a source of heat with non-conducting walls. ये source of heat है। Then we just have a block which is a non-conductor. ये non-conductor of heat है। Then we have another box of heat. This is source, this is sink basically. सिंक मतलब ये होता है कि इसमें आप कितना भी हीट डाल सकते हो, राइट? इट इज जस्ट लाइक सिंक इन योर हाउस, कितना भी पानी डालते रहो उसमें, राइट? ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट यू शुड नो इज, उसके बाद हमारे पास ये जो सोर्स है, इसका जो ऊपर का सरफेस है वो कंडक्टिंग होता है, सिंक का जो ऊपर का सरफेस है वो कंडक्टिंग होता है। मैं सिर्फ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो ये सोर्स ऑफ हीट है, मान लेते हैं टेम्परेचर T1 पे, हाई टेम्परेचर है बेसिकली, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है ना। ये मान लेते हैं सिंक है, दैट इज एट ए टेम्परेचर T2, लेट्स से टेम्परेचर T2, राइट? डिपेंड करता है कि हाउ यू आर डिफाइनिंग दिस, ओके? तो इट ऑल डिपेंड्स। गुड। तो अब हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के वॉल्स जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। उसके बाद एक पिस्टन लगाया हुआ है इसके ऊपर, वो भी नॉन कंडक्टिंग है। और सिर्फ नीचे जो इसका जो बेस होगा, ओनली दैट बेस इज कंडक्टिंग, राइट? तो उस सिलेंडर का सिर्फ बेस कंडक्टिंग है और इसके अंदर गैस है, दैट गैस इज आवर सिस्टम। ये हमारा सिस्टम है बेसिकली। तो अब जो कुछ होने वाला है, आई विल जस्ट शो दिस in terms of a graph, in terms of a graph, PV diagram, indicator diagram. Let us say, मान लेते हैं हम लोग इनिशियली, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, अलग अलग टेक्स्ट बुक का लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप T1 T2 को हाई टेम्परेचर बोल सकते हो, T3 T4 को आप लो टेम्परेचर बोल सकते हो। डिपेंड्स, बुक टू बुक वेरी करता है कि आप कैसे लिख रहे हो। So you can say T1 equal to T2 equal to high temperature और T3 equal to T4 equal to low temperature। बहुत सारे बुक्स में T1 मतलब सोर्स का टेम्परेचर और T2 मतलब सिंक का टेम्परेचर। बहुत सारे बुक्स में T1 T2 equal to टेम्परेचर ऑफ सोर्स और T3 T4 टेम्परेचर ऑफ सिंक, लो टेम्परेचर। ऐसा क्यों समझेगा आगे आपको? सपोज इनिशियली जो गैस था वो स्टेट 1 पे था, मतलब उसका कुछ प्रेशर का वैल्यू है, कुछ वॉल्यूम का वैल्यू है। अब मैंने इस सिस्टम को सोर्स के ऊपर रख दिया, मतलब इन दोनों को मैंने टच कर दिया, सोर्स
सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगा गैस, और वो एब्जॉर्ब करके करेगा वर्क डन आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, राइट, समझ लो, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। गुड। तो फॉरगेट अबाउट ये जो देखो ये जो वॉल्स है ना, ये कंडक्टिंग भी हो सकते हैं, सो लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस कि ये नॉन कंडक्टिंग है। ओके, दिस इज जस्ट कंटेनर, ऐसे समझ लो कंटेनर है यहाँ पे, और एक कंटेनर में गैस है और पिस्टन लगा हुआ है मूवेबल, दैट्स इट। फिर आपने जब टच किया इसको तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा सोर्स से, और वो वर्क डन करेगा आइसोथर्मली। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, क्योंकि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, पता है ना आपको बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब प्रेशर कम होगा, समथिंग लाइक दिस। तो वो आ गया स्टेट 2 पे। तो ये आपका पहला प्रोसेस था आइसोथर्मल एक्सपांशन, और ये प्रोसेस होता है रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स भी हो सकता है प्रोसेस। एनीवेज वी आर नॉट गोइंग टू दैट मच ऑफ डिटेल, सिर्फ पता होना चाहिए ये है आइसोथर्मल एक्सपांशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हाट डज दैट मीन। IE means isothermal expansion. So IE मतलब isothermal expansion। और इसका वर्क डन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बेसिकली पता है और पता होना चाहिए। फिर इसका टेबल भी बन सकता है। लेट मी सी इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेस टू राइट डाउन समथिंग हियर। ज़्यादा छोटा हो गया। गुड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोसेस। I'll just put down process here. I'll write down work done. I'll write down what is the amount of heat absorbed Q. Capital Q लिखो, small q लिखो, doesn't matter. Okay. So you can write down capital Q also. What is the change in internal energy? ये चारों चीज लगेगी। ये प्रोसेस 1 हो गया, इसको मैं प्रोसेस 1 बोलता हूँ। 1 प्रोसेस 1 कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर आपको याद होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में आप लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था, एंड दैट वाज, you should remember, isothermal process में क्या होता है basically, there is no change in the internal energy of the system, zero, delta U zero, पता है ना आपको। isothermal सेम टेम्परेचर, मतलब हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया सिर्फ वर्क डन करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं। तो हीट सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ता नहीं, तो डेल्टा U जीरो होता है। तो उस केस में अगर आपको याद होगा, ऑल द हीट Q जस्ट गोज इनटू वर्क। अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने इसका आइसोथर्मल प्रोसेस का आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है वर्क डन के लिए, RT log ऑफ V2 by V1 या फिर V1 by V2, that you have to check. Okay, you have to check that thing. मैं अभी डिराइव नहीं करने बैठने वाला हूँ यहाँ पे, because we have done it many times, right? So you just have to check whether it will come with a negative sign or not. दूसरा, इस पूरे प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम था। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे T2 था, लेकिन T1 और T2 सेम इसके लिए लिखा है मैंने, इसीलिए लिखा है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे सिस्टम था। गुड, TH, राइट। और अगर नंबर ऑफ मोल्स n होंगे तो n आ जाएगा। तो ये आ गया वर्क डन इन प्रोसेस 1। और हीट कितना एब्जॉर्ब किया, तो हीट कितना एब्जॉर्ब किया, तो ये आ जाएगा आपका NRT हाई log ऑफ V2 by V1। क्यों? क्योंकि आपको पता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, वापस बोल रहा हूँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। इक्वली होता है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में। सिर्फ ये साइन मैं यहाँ पे फिलहाल छोड़ देता हूँ, यू विल हैव टू चेक दिस। अब क्या होगा, देखो पहले क्या हो रहा था, सोर्स से हीट लेके गैस का एक्सपांशन हो रहा था, राइट, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा था, करेक्ट। अब ये जो ब्लॉक है इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, और नीचे जो ये जो नीचे का ब्लॉक है ना, ये ना हीट देता है ना हीट लेता है, राइट।
so it is a bad conductor, it doesn't take heat, it doesn't give heat. तो जब आप इस पिस्टन को, इस सिलेंडर को यहाँ रख दोगे तो एक्सपांशन तो होता रहेगा, और वो एक्सपांशन एडियाबैटिक है। अब पहले क्या था कि टेम्परेचर मतलब हीट एक्सचेंज हो रहा था प्रोसेस 1 में, लेकिन अब क्या होगा, गैस विल एक्सपैंड विदाउट एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। तो एक्सपांशन ही है, मतलब वॉल्यूम और बढ़ने वाला है, मतलब ग्राफ आपका ऐसा जाएगा, समथिंग लाइक दिस, 3 पॉइंट पे आ जाएगा। बट दिस प्रोसेस इज adiabatic expansion, AE, so adiabatic expansion, right? Good. Then 3 पॉइंट पे टेम्परेचर हो गया T3, लेकिन लो टेम्परेचर है, और एडियाबैटिक एक्सपांशन में आपको पता होना चाहिए, एडियाबैटिक एक्सपांशन में Q0 होता है बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। डेल्टा U इज बेसिकली माइनस वर्क डन, तो फॉर्मूला सेम बनेगा, जस्ट यू हैव टू सी साइंस, तो आपको याद होगा NCV डेल्टा T लिखा था, ये भी NCV डेल्टा T होगा प्रोसेस 2, राइट। तो प्रोसेस 1 में वर्क डन क्या आएगा, Q क्या आएगा, डेल्टा U क्या आएगा, ये मैंने बताया। प्रोसेस 2 में क्या आएगा, ये मैंने आपको बताया। ओके, मैं आपको इसके बाद प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 से बताऊंगा, फॉर्मूलाज आपको खुद को वर्कआउट करने पड़ेंगे। अब पहले पिस्टन सोर्स पे था, फिर पिस्टन ब्लॉक पे था। पहले केस में गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया था, एक्सपेंशन के लिए यूज किया। दूसरे केस में जब ब्लॉक पे रखा है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बट द गैस इज स्टिल एक्सपैंडिंग, क्योंकि गैस के पास हीट है, एक्सपैंड होगा, राइट। ओके, तो ये है यूजफुल वर्क। अगर हमको ये बेसिकली दिस इज आल्सो सेम थिंग लाइक जो आप गाड़ी का इंजन चलाते हो ऐसा ही होता है। सोर्स मतलब जो पेट्रोल आप जलाते हो, यू बर्न पेट्रोल और डीजल इनसाइड योर व्हीकल, तो जो पिस्टन का मूवमेंट होगा वो पिस्टन के मूवमेंट से गाड़ी चलता है। तो पिस्टन का मूवमेंट के लिए हीट चाहिए। हीट कहाँ से आता है, सोर्स। सोर्स कौन सा है, वो जो आप अपने गाड़ी के फ्यूल को बर्न करते हो बेसिकली। गुड इनफ। फिर ब्लॉक पे रखते हो, फिर उसको कूल होने देते हो, और साथ में एक्सपांशन भी होता है। फिर मतलब जितना हीट मैंने लिया था उसमें जो वर्क डन होना था वो हो गया। अभी जो हीट बच गया हमारे पास, जिसका वर्क डन होना पॉसिबल नहीं है, ये थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ है। थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ क्या है कि वर्क डन तो टोटल हीट में कन्वर्ट होता है, लेकिन हीट का टोटल कन्वर्जन वर्क में नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट बच जाएगा, तो वो देना पड़ेगा किसी को। फिर वो ब्लॉक को आप लोग रखोगे, इसको रखोगे यहाँ पे। जब आप इसको यहाँ पे रखोगे, मतलब ये जो अरेंजमेंट है आपके पास, सिलेंडर जो है इसको जब आप यहाँ पे रख दोगे पिस्टन के साथ, अब हमको हीट लेना नहीं है, हमको जो हीट का वर्क में कन्वर्जन नहीं हो पाया वो वापस देना है, वापस देना है। कंप्रेस करेंगे, पिस्टन को नीचे दबाएंगे क्योंकि हीट देना है। आइसोथर्मली देना है क्योंकि कॉन्टैक्ट आइसोथर्मल है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो देखो वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आप आ जाओगे पॉइंट 4 पे, ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन ऐसा है, राइट। आइसोथर्मल कंप्रेशन, टेम्परेचर अगेन T3, मतलब T4 बोल तो चाहिए था, लेकिन T3 और T4 लो टेम्परेचर है। क्यों लो टेम्परेचर है, सिंपल। वाई लो टेम्परेचर, जब एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ था, एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ था मतलब सराउंडिंग से हीट न लेते हुए एक्सपांशन हुआ था। तो एक्सपांशन करने में वो हीट का यूज हो गया होगा, इंटरनल एनर्जी का यूज हो गया होगा, तो टेम्परेचर लो हो गया था, इसलिए लो टेम्परेचर T3। अब वापस से इस ब्लॉक को आप यहाँ रखोगे और अभी कंप्रेस करोगे, लेकिन ये कंप्रेशन एडियाबैटिक है,
और क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन है, हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, तो वो वर्क डन जो है वो गैस एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा का मतलब क्या कि वापस से टेम्परेचर बढ़ने वाला है और वापस से वो जाएगा स्टेट 1 पे। तो आ गया स्टेट 1 पे। मैं वापस समझा देता हूँ। कार्नोट इंजन के 4 टोटल प्रोसेसेस है। एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस 1, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस 2, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस 3, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस 4, राइट। तो पहले आपने सिलेंडर को रखा था सोर्स पे, सोर्स से हीट एब्जॉर्ब हुआ, पिस्टन ऊपर हुआ, मतलब वर्क डन हुआ आइसोथर्मली, या आइसोथर्मल प्रोसेस है। फिर आपने ब्लॉक पे रख दिया, वो ब्लॉक पे रखने के बाद गैस एक्सपांड होता रहा, कब तक, जब तक हीट है उसके बाद एक्सपांशन होता रहेगा, एक्सपांड होता रहा। लेकिन ये एक्सपांशन एडियाबैटिक है, बिकॉज इस एक्सपांशन में सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, किसी के साथ हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। फिर जो हीट हमने सोर्स से लिया था उसका, उसमें से जितना वर्क डन करते आया उतना कर लिया, गुड। लेकिन कुछ हीट बच गया तो वो हीट वापस देना पड़ेगा सिंक को। हमारी गाड़ी के केस में सिंक क्या होता है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है। तो आपके गाड़ी का जो वो इंजन गर्म होता है ना, वो वही है कि इट इज गिविंग अवे हीट टू द सिंक, सिंक इज एटमॉस्फेयर इन आवर केस। फिर क्योंकि मुझे हीट सिंक को देना है तो मुझे कंप्रेस करना पड़ेगा, ये कंप्रेशन आइसोथर्मल कंप्रेशन है। फिर आप वापस ब्लॉक पे रखोगे और वापस कंप्रेस करोगे, तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो ये 4 प्रोसेस में से 2 प्रोसेस का मैंने सारे इक्वेशन लिखे हुए हैं, बाकी आपको चेक करना है। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि ये आप सीबीएसई के बुक से देखो, या तो फिर मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, बट डोंट गो फॉर ऑनलाइन सोर्सेज, क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज में क्या होता है ना, अलग अलग वेब पेजेस पे अलग अलग तरीके से लिखा है और कहीं पे साइंस ही गड़बड़ है, डिफिकल्ट जाएगा आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्नोट इंजन। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारा रह गया, दैट इज कॉल्ड एज इफिशिएंसी। अभी इफिशिएंसी का सिंपल मतलब है मैंने कितना एनर्जी लिया और कितना वर्क किया। तो आउटपुट वर्क या फिर वर्क आउटपुट या फिर यूजफुल वर्क भी बोलते हैं, अपॉन हीट इनपुट, क्योंकि इनपुट तो सोर्स से हीट के फॉर्म में आ रहा था ना, और वर्क डन तो हम लोग पिस्टन को मूव कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। हमने कितना वर्क किया, मतलब सिस्टम ने कितना वर्क किया, राइट, ओके, अपॉन कितना इनपुट लिया था। आउटपुट अपॉन इनपुट इज एफिशिएंसी। ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप कहीं भी पढ़ोगे, ये किसी भी फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में पढ़ोगे, एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। यहाँ पे वर्क आउटपुट है और इनपुट हीट है, तो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, गुड। तो जब आप एफिशिएंसी को सिंप्लीफाई करोगे फॉर्मूला, तो आपको मिलेगा हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, राइट। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया, गुड। नाउ इफ यू नो दिस मच, वी कैन गो एंड सॉल्व क्वेश्चन 22. An engine has efficiency of eta 0.25. Temperature of the sink, मैं इसको बोल देता हूँ T2, is reduced by 58 degrees Celsius. Okay, वो देखेंगे. If its efficiency is double, then the temperature of the source is. Question actually simple है, सिर्फ आपको समझना है कि आपको बोल क्या रहे हैं वो। सबसे पहले वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसको मैं लिख देता हूँ। ईटा वॉज वॉट, टी हाई मतलब T1, मैंने बताया था आपको T1 बोलो या फिर कैसा भी बोलो, टी हाई माइनस टी लो अपॉन टी हाई। नॉर्मली हम लोग हाई टेम्परेचर के लिए T1 यूज करते हैं
और लो के लिए T2 यूज करते हैं नॉर्मली। जो मैंने समझाया है वो छोड़ दो, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नोटेशन का पॉइंट है यहाँ पे। तो ये आपका बनता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 ईटा, मतलब ये बनता है आपका T1 बाई T1 माइनस T2 बाई T1, मतलब ये होता है 1 माइनस T2 बाई T1। तो पता होना चाहिए कि ईटा का डायरेक्ट फॉर्मूला इसके आगे के न्यूमेरिकल्स में हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली पता होना चाहिए ईटा इज 1 माइनस T2 बाई T1 एंड दिस इज 0.25 1 माइनस T2 बाई T1। तो मैं यहाँ से T2 बाई T1 निकाल सकता हूँ, 1 minus 0.25 that is 0.75 that is 3 by 4, okay, that is 3 by 4, good good। अभी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, अगर एफिशिएंसी डबल हुआ गिवन, if the efficiency of the engine is doubled, मतलब eta 2 final value of efficiency is 2 times of eta 1, good right। और एक चीज बोली हुई है, इंजन का एफिशिएंसी eta 1.25 कब था, when the temperature of sink is reduced by 58%। तो T2 final, तो T2 dash बोल दो, T2 you can say T2 dash is T2 minus 58 degree Celsius, good right। now what you have to do is आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो, जैसे थीटा 2 हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1 डैश। T2 डैश प्राइम मतलब हम लोग जब एफिशिएंसी डबल हुआ तब जो टेम्परेचर्स होंगे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, प्राइम मतलब फाइनल वैल्यूज व्हेन द एफिशिएंसी इज डबल्ड एंड इनिशियल वैल्यूज आल्सो, मतलब लो और हाई टेम्परेचर की वैल्यूज, गुड। नाउ हमको ऑलरेडी पता है eta 2 is 2 times of eta 1, 1 minus T2 dash is T2 minus 58 डिग्री सेल्सियस अपॉन, उन्होंने बोला है कि कुछ सोर्स के बारे में नहीं, सोर्स का टेम्परेचर जो है वो वही है, सिंक का टेम्परेचर रिड्यूस क्यों होगा, अब ये सोचो ना, सिंक का टेम्परेचर रिड्यूस क्यों होना चाहिए, और सिंक का टेम्परेचर रिड्यूस होगा क्या, यस होगा राइट, बट सोर्स हैज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट, तो सोर्स का टेम्परेचर वही है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी वही है। अब 2 eta 1 2 times of eta 1, what is eta 1, 0.25, what is 0.25, 1 by 4, 1 minus T2 minus 58 degree Celsius upon T1, T2 minus 58 degree Celsius right upon T1, सिंपल। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है और आप सॉल्व करोगे तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको T1 मिल जाएगा और 1 by 2 आई जस्ट डू दिस, तो T2 minus 58 डिग्री by T1 इक्वल टू 1 minus हाफ, सिर्फ मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो T2 by T1 minus 58 डिग्री by T1 इक्वल टू 1 minus हाफ इज हाफ, T2 by T1 इसलिए ही फाइंड किया था हम लोगों ने यहाँ पे क्योंकि लगने वाला है, तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 58 डिग्री सेल्सियस बाई T1 इक्वल टू हाफ। तो आपको सॉल्व करने के बाद T1 मिल जाएगा, हाफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 3/4 माइनस हाफ, 3/4 0.75 में हाफ 1.25 और ये T1 वहाँ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 58 T1 सॉल्व करने के बाद यू शुड गेट अराउंड 232 डिग्री सेल्सियस। आप सॉल्व कर लोगे, यू हैव टू डू इट एंड यू शुड ऑब्टेन दिस आंसर, ये आपको मिलना चाहिए 232 डिग्री सेल्सियस। मैं वापस बता रहा हूँ, हमको सिर्फ पता क्या होना चाहिए था, ये वैल्यू डालते गए, T2 by T1 मिल गया 3/4। गिवन कंडीशन क्या है, eta 2 is 2 times of eta 1 राइट। जब एफिशिएंसी डबल हुआ उस केस में सिंक का टेम्परेचर, अगर पहले T2 था सिंक का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ऑफ सिंक है, ये टेम्परेचर ऑफ सोर्स है T1 राइट।
तो अगर पहले सिंक का टेम्परेचर T2 था तो अभी T2 माइनस 58 आएगा। कब? जब इफिशियंसी डबल हुआ तब। तो ये हमको पता होना चाहिए, समझना चाहिए क्वेश्चन से। इफिशियंसी θ2 is 1 minus T2 dash by T1 dash. Good, but we already know that, क्या पता है, θ2 2 times of η1 है और T1 dash T1 है, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, सिंक का हुआ है। तो सिंक का T2 डैश क्या है? T2 माइनस 58 डिग्री, राइट, और नीचे T1 लिखा है। बस इसको सिंप्लीफाई करते गए और हमने T1 की वैल्यू फाइंड कर ली 232 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ बेसिक्स। अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो इजीली होता है, बहुत इजीली सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन सोर्स टेम्परेचर, मतलब ऑलरेडी T1 आपको दे दिया 750 एंड सिंक टेम्परेचर 350, प्रोड्यूसिंग 1.25 किलो जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क का भी आपको दे दिया 1.25 किलो जूल। अच्छा, मैं के जूल ही रख रहा हूँ क्योंकि आंसर भी देखो, ऑप्शन भी के किलो जूल में है, तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। पर साइकिल मतलब एक कंप्लीट साइकिल में 1.25 किलो जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क है। द हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वायर, मतलब क्यू की वैल्यू पूछी है आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है। क्यू मुझे ऑलरेडी पता है, क्या पता है? ईटा मैंने ऑलरेडी बताया था, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, और ईटा 1 माइनस T2 बाई T1, ये भी मैंने बताया आपको। तो इसको सिर्फ आप इक्वेट कर लोगे, क्यू मिल जाएगा। व्हाट बिग डील हियर, नथिंग। व्हाई? बिकॉज मैकेनिकल वर्क इज 1.25 के जूल अपॉन क्यू फाइंड करना है। 1 माइनस T2 बाई T1, T2 350, T1 750। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 5 7 जा एंड इट विल बी लाइक 15 जा। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 7 बाई 15, तो 1.25 किलो जूल अपॉन क्यू। 15 minus 7 is 8 by 15, and then you have to just solve this one. Q is equal to 15 multiplied by 1.25 upon 8 किलोजूल, राइट। अब इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। रफली 1 जा, रफली 2 जा, 2 इंटू 1.25 उसका डबल, मैं रफ बता रहा हूँ, रफ। तो 2.5 के आसपास आंसर आना चाहिए। एक ही आंसर है जो 2.5 के आसपास है, 2.34, तो ये आ गया आपका 2.34 किलो जूल। तो जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए था। एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, दैट इज 1 माइनस T2 बाई T1। तो बस उतना आपने यूज कर लिया, उतना इक्वेशन, और आपको मिल गया हीट इनपुट कितना रहा होगा। तो हमने देखो, इससे समझना क्या है फिजिक्स, हम लोगों ने 2.34 किलो जूल का हीट दिया, लेकिन वर्क डन सिर्फ हुआ 1.25, मतलब ऑलमोस्ट हाफ। तो जितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसका ऑलमोस्ट हाफ हमको आउटपुट मिल रहा है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, a refrigerator is to maintain eatables kept at a temperature 7 degrees Celsius. Coefficient of performance of refrigerator if room temperature is, okay, तो this I will keep pending क्योंकि मुझे इसका थ्योरी बताना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की जो क्वेश्चंस है I will have to keep pending. I will do this in next session. अभी हम लोग देखते हैं 24, 25, 26, ये सारे के सारे आपके जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के क्वेश्चन है ये ऑफ रेफ्रिजरेटर। मैं 27 पे आ जाता हूँ, तो वो मैं कल के सेशन में कंटिन्यू कर लूँगा, बिकॉज आई हैव टू टेल यू थियरी व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो मुझे रेफ्रिजरेटर के बारे में सब बताना पड़ेगा आपको। 27, a Carnot cycle operating between T1 600 Kelvin and T2 300 producing 1.5 kilojoule of mechanical work। तो वही क्वेश्चन है, वही सेम चीज करनी है आपको। W अपॉन Q इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। तो W आपके पास दिया हुआ है
1.5 किलो जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क अपॉन Q 1 माइनस 600/300। ये तो बहुत सिंपल है, 1 माइनस हाफ 1 माइनस 600/300, उल्टा लिख दिया मैंने 300/600। तो 1 माइनस हाफ इज जस्ट हाफ, तो यह आ गया आपका डबल 3 किलो जूल। तो मैंने आपको भी बताया था कि रफली हाफ वर्क आउटपुट मिलता है, राइट।